इंडिया में इफ़ यू सी फाइनेंशियल लिटरेसी 27% है, जबकि हम अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें इट इज़ बिटवीन 55 टू 70%। यानी हम फाइनेंशियल एग्ज़ाम दे रहे विदाउट प्रिपरेशन, या फिर वी कैन से हाफ सिलेबस पढ़ के हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा सिनेरियो है। 5000 ही थे, अगर मैं 2000 की चीज़ खरीद लूँगा तो मेरे पास कम पैसे हो जाएंगे। सो वी यूज़ टू कनेक्ट इट इमोशनली, बट नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज़ आई वुड से डिजिटलाइज्ड, इमोशनल वैल्यू खत्म हो गया है। बट अगर वो आपके बजट में नहीं बैठ रहा है देन डोंट गो फॉर इट। रेंटेड अपार्टमेंट आर नॉट बैड, ओके? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रेंटेड अपार्टमेंट्स आर नॉट बैड। आई एम नॉट सेइंग कि डाइवर्सिफाई मत करो, आई एम सेइंग डाइवर्सिफाई करो, बट मेजर पोर्शन इक्विटी में रखो अगर लॉन्ग टर्म है, बहुत कम पोर्शन इक्विटी में रखो अगर शॉर्ट टर्म गोल्स है। आई थिंक वाई पीपल फेल इज बिकॉज ऑफ पेशेंस एंड आई मीन लैक ऑफ पेशेंस, क्योंकि लोगों को चाहिए कि यार 21 दिन में पैसा डबल, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। जब लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं ना, यही सोच के करते हैं यार 2 महीने में कुछ ना कुछ पैसा बना लूँ। हाय ब्रह्मी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द पॉडकास्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स विच इज़ ऑन फाइनेंस। आजकल का जो यूथ है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है अपने फाइनेंसेस इंप्रूव करने के लिए, अपना फाइनेंशियल वेलबींग मेंटेन करने के लिए और आगे के लिए अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने के लिए। तो आई थिंक आपने भी काफ़ी इंस्पायर किया है लोगों को, एक बड़ी फॉलोइंग है आपकी, और यू टेल पीपल हाउ दे कैन बेटर मैनेज देयर फाइनेंसेस, स्टॉक्स में वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नमस्ते नमस्ते। एंड एज यू राइटली सेड, इन्वेस्ट करना सबको ही पसंद हो सकता है, लेकिन राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग किसी को नहीं पता है। सो दैट्स वे आई स्टेप इन कि येस, ये राइट तरीका हो सकता है, ये रॉन्ग तरीका हो सकता है। दैट्स वे माई रोल कम्स इन। तो जो पहला मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आप यूट्यूब पे देखो या अलग अलग सोशल मीडियाज़ पे देखो, काफ़ी सारी नॉलेज अवेलेबल है, तब भी जो लोगों में अवेयरनेस है वो स्कैटर्ड है। कई लोगों को स्टॉक सही से नहीं पता है, काफ़ी लोगों को गलत डिसीजन भी लेते हैं, रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है जो कि लोगों को रोकता है सही इन्वेस्टिंग सीखने के लिए? आई थिंक लिटरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडिया में इफ़ यू सी फाइनेंशियल लिटरेसी 27% है, जबकि हम अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें इट इज़ बिटवीन 55 टू 70%। यानी हम फाइनेंशियल एग्ज़ाम दे रहे विदाउट प्रिपरेशन, या फिर वी कैन से हाफ सिलेबस पढ़ के हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा सिनेरियो है। सो आई थिंक वेरी मच इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि हम फाइनेंशियल पहले लिटरेसी बने। अब जब स्कूल में भी हम अलजेब्रा, ज्योमेट्री ये सब सीख लेते हैं, but no one is teaching you how to calculate your loan EMI, how to invest, where to invest, ये सारा नहीं सिखाया जा रहा है। सो आई थिंक एज एन एजुकेशन सिस्टम हमें एक इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि कैसे लोग बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को सीखें, कैसे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के जो भी प्रोडक्ट्स है वो कैसे सीख सके। दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ, ताकि लोग जब 10th-12th में हो तब से उनको समझे कि येस दिस आर द प्रोडक्ट्स एंड दे ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ इट एंड उनको रिस्क मैनेज करना आए। और आई थिंक अगर स्टार्टिंग की एज से ही लोगों में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, चिल्ड्रन में, स्टूडेंट्स में, तो जो अननेसेसरी स्पेंडिंग हैबिट्स है वो भी कहीं ना कहीं रुकेंगी। हम देखेंगे कई लोगों के पास मीन्स नहीं होते, कॉलेज स्टूडेंट्स के पास, बट उन्हें आईफोन चाहिए होता है, ईएमआई पे लेते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं। बट आई थिंक अगर थोड़ा बेसिक एजुकेशन रहेगा तो वो इन्वेस्टमेंट का भी इंपॉर्टेंस समझेंगे कहीं ना कहीं इस चीज़ को। आई बिलीव योलो कल्चर जो है ना, यू ओनली लिव वंस, इज गुड, बट दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ शॉर्ट टर्म ब्रोक सिस्टम फॉर यू। तो आप योलो से ब्रोक जल्दी हो जाते हो, बिकॉज वी स्पेंड मनी ऑन पार्टीज, वी स्पेंड ऑन शॉपिंग, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, इम्पल्सिव बाइंग। एंड नाउ डेज इफ यू नो, गूगल पे भी एक टैप है, और अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा एंड ऑल भी एक टैप है, जोमेटो हो गया, कुछ भी हो गया। तो अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है या कुछ नई चीज़ चाहिए, तो आप तुरंत वो टैप टैप करके आप ये कर देते हो, बाई कर लेते हो। बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले वी यूज्ड टू डील इन कैश। जब आप कैश पॉकेट से निकालते हो दैट इज़ एन इमोशनल वैल्यू, कि यार मेरे पास 5000 ही थे, अगर मैं 2000 की चीज़ खरीद लूँगा तो मेरे पास कम पैसे हो जाएँगे। सो वी यूज्ड टू कनेक्ट इट इमोशनली। बट नाउ बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ आई वुड से डिजिटलाइज्ड, इमोशनल वैल्यू ख़त्म हो गया है।
हम सिर्फ टैप टैप करते हैं, हम सोचते हैं, हम वी आर नॉट गिविंग इट अ सेकेंड थॉट कि वो चाहिए कि नहीं. सो आई थिंक फॉलोइंग 24 आवर रूल इज़ मच इम्पॉर्टेंट. जब भी आप कोई परचेस करो, अगर छोटी बड़ी छोटी मोटी जो भी बड़ी परचेस है आपकी, उसके लिए आप 24 आवर रूल को फॉलो करो. विच सेज कि अगर आपको 24 आवर्स दिया जाए, क्योंकि मैं रात को सी व्हाट हैपेंस इज ना, हम जब रात को फ्री होते हैं, हम सारे एप्लीकेशन चेक करते हैं, हमें जो नहीं चाहिए वो भी एडवर्टाइज हो जाता है, एंड देन वी ऑर्डर इट. सो यू सी मोस्ट ऑफ द टाइम हम रात को ऑर्डर करते हैं अराउंड 11 12 1 AM, राइट. सो आई बिलीव कि ये जो एक ब्रेक है हमें वो लेना चाहिए कि 24 आवर्स वेट करो, उसके बाद भी अगर मेरे माइंड में आता है और उसकी नीड है, देन ओनली यू हैव टू परचेस इट. So don't just go blindly for YOLO. Yes, you only live once. You have to enjoy your life. I'm not against enjoying my life or anyone's life. But I would say be mindful in spending. Okay? जब आप mindful होते हो, जब आप सही से जानते हो कि आपकी need ये है नहीं है, then you are able to act mindfully. And when you act mindfully, obviously आप financial stability ला सकते हो. एक आपने बोला कि जो कॉस्ट है जो लोग स्पेंड करते हैं उसको लिमिट करना चाहिए और थोड़ा माइंडफुली स्पेंड करना चाहिए. एक जो सेकंड इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इन्वेस्टमेंट्स का, जो आपकी सैलरीज आ रही हैं या फिर जो भी आप अर्न कर रहे हैं बिजनेस से या कैसे भी, उसको आप ठीक तरह से इन्वेस्ट करें ताकि आपका फ्यूचर भी सिक्योर होए और कहीं ना कहीं आपका मनी ग्रो कर सके. और इस चीज़ पर आपके क्या व्यूज़ हैं? क्योंकि पहले जो लोगों का माइंडसेट था, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, उनका था एफडीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें. अब वो धीरे-धीरे माइंडसेट चेंज हो रहा है. तो लोग किस तरह से उस चीज़ को समझें? Okay, you tell me, would you be using a keypad wala mobile in 2024? नो. Simple, right? So traditional mode of investing are good. Gold is obviously an hedging instrument, but पूरा पैसा आप गोल्ड में मत डालो. आज अगर किसी को बोला कीपैड फ़ोन यूज़ करने, दैट वुड बी अ सेकेंड ऑप्शन फॉर हिम कि हाँ बैकअप सिम के लिए रखा है, एसएमएस के लिए, सिम के लिए. बट एंड्रॉयड फ़ोन या आपका एप्पल फ़ोन हो गया, वही आपका मेजर रोल प्ले करता है. सेम वे में गोल्ड इज़ ऑब्वियसली एन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए. एफडी इज़ डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन होनी चाहिए कि नहीं. सो गोल्ड फॉर योर ऑब्वियसली ओकेजन वगैरह होता है, अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ लव, एंड नो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन डू दैट फॉर लव. ओके, so I believe gold is good if you have occasions or anything like that. प्लस इन्वेस्टमेंट का आपका जो 10% पोर्टफोलियो है, 10-15% डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड रिस्क एपिटाइट एंड एवरीथिंग, उतना गोल्ड में होना चाहिए, गोल्ड सिल्वर बोथ. ओके, बट व्हेन इट कम्स टू एफडी, लोग पहले एफडी में इसके लिए इन्वेस्ट करते थे या पैसा डाल के रखते थे बिकॉज दे वर नॉट अवेयर ऑफ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर अवेलेबल. अब अगर एफडी में आपको 6-7% का रिटर्न्स मिल रहा है, अगेंस्ट दैट आपको डेड इंस्ट्रूमेंट्स, डेड म्यूचुअल फंड में अगर आपको 12-13% का रिटर्न्स मिल रहा है, सो ऑलमोस्ट योर रिटर्न्स आर डबल्ड while taking equal amount of risk. Plus if you see FD में you cannot withdraw it any time. अगर आपका 3 साल का FD है और अगर आप उसको बीच में ब्रेक करने का ट्राई करते हो, देन ऑब्वियस बात है कि वो जो बैंक होगा वो आपको पेनल्टी लगाता है अराउंड 1%. Okay, so if you are getting say 7% का interest, now you would be getting 6%. At the same time in mutual fund there is always a liquidity कि आज अगर आपको आज आपने डेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आफ्टर 6 months सम इमरजेंसी कम्स, यू वांट टू विड्रॉ, यू कैन विड्रॉ इट विदाउट एनी ब्रेकेज और पेनल्टी और एनीथिंग. सो आई बिलीव कि बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि नॉलेज नहीं है लोगों को, लिटरेसी नहीं है, और इसकी वजह से लोग एफडी के पीछे भागते हैं. बट यू हैव टू नो दैट कि एज टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स, एज थिंग्स अपग्रेड, वी हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग. अगर आप इवॉल्व नहीं होगे तो आप वो ट्रेडिशनल मेथड में ही इन्वेस्ट करोगे जहाँ से आपको कोई रिटर्न्स नहीं मिलेगा. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अराउंड 6.17% है. ओके, 6 to 7% के बीच में होता है. बट दिस इज़ अ जनरल इन्फ्लेशन. When you see medical inflation, it's almost 12 to 15%. Lifestyle inflation 16 to 18%. Okay, so you have to make sure कि जो मैं इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करूँ, एटलीस्ट दे शुड बीट दैट लेवल ऑफ क्या बोलते हैं, Inflation. इन्फ्लेशन, राइट. सो
to know कि inflation is burning your money and eating up your money is one of the biggest lesson one have to learn. और आई थिंक एक और जो बिग डिसीजन है एंड बड़ा क्लीशे है क्योंकि हर जना उसके बारे में बात करता है, जानना चाहता है। एक होता है कि हाउस बाइंग का डिसीजन जो बहुत बड़ा भी है और बड़ा आई थिंक डाइसी भी है। कई लोग सजेस्ट करते हैं कि घर खरीदो, कई लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, अगर इसको तुम म्यूचुअल फंड में डालो तो तुम्हारा रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा आएगा। एंड जो रेंटल यील्ड है इंडिया में वो अराउंड 2 to 3% ही है, तो फिर यू कैन कंटिन्यूसली स्टे इन रेंटेड अपार्टमेंट्स। तो उसके बारे में आपका क्या व्यू है? ओके, सी एक्चुअली इंडिया में ना हाउस बाइंग इज द वन थिंग दैट एवरीवन वांट्स, ओके। प्लस क्या होता है ना कि हमारे इमोशनल वैल्यूज कनेक्टेड है कि ओके मम्मी के लिए मंदिर यहाँ बनेगा, हमारे ड्राइंग रूम में यहाँ पे लाइटिंग लगेगी, ऐसे कलर का हमारा बेडरूम होगा, ऐसा हमारा सोफा दिखेगा। सो वी आर कनेक्टेड विद आवर होम इमोशनली, एक इमोशनल वैल्यू होता है। प्लस ये पहले से इनबिल्ट होता है कि यार घर लेना है, 25 के 30-35 के हो गए, आपको एक खुद का घर लेना है। दैट इज़ द मेंटालिटी। नाउ मेंटालिटी वर्सेस रियलिटी इज़ वेरी मच डिफरेंट। इमोशनल वैल्यू जब आप मेंटली सोचते हो वर्सेस आपका जो रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट। अब अगर हम सिटीज़ की बात करें, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली एंड ऑल, द कॉस्ट ऑफ बाइंग अ हाउस इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर 15 to 20%। वेयर इज उसी जगह पे अगर आप रेंट की बात करो, इट इज़ जस्ट अराउंड 6%। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट मेट्रो सिटीज़, ओके। तो 6% से बढ़ रहा है। प्लस जब आप होम लोन लेते हो होम बाई करने के लिए, तो अगर मान लो आपने 50 lakhs का लोन लिया, तो उस पर आपको ऑलमोस्ट 50 to 60,000 एवरी मंथ EMI जाएगा। ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि दैट मच यू आर अर्निंग। बिसाइड दैट आपकी जो भी इनकम है उसका 30% से ज़्यादा आपका लोन EMI नहीं होना चाहिए। ओके, सो दैट यू आर एबल टू मैनेज योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, योर अदर एक्सपेंसेज। ओके, सो इफ यू आर एबल टू मैनेज ऑल द थिंग्स देन गो फॉर ऑब्वियसली बाइंग अ हाउस, बिकॉज एक इमोशनल वैल्यू भी है। बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट नाउ अफोर्ड इट, या फिर वी कैन से जस्ट यू आर बाइंग बिकॉज उसने खरीदा तो मेरे पास भी होना चाहिए, यार मेरे फ्रेंड का बंगलो इतना बड़ा है, मेरे फ्रेंड का घर इतना बड़ा है, मेरे को भी इतना बड़ा घर चाहिए। बट अगर वो आपके बजट में नहीं बैठ रहा है देन डोंट गो फॉर इट। रेंटेड अपार्टमेंट आर नॉट बैड, ओके। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रेंटेड अपार्टमेंट्स आर नॉट बैड। अगर मान लो कोई पर्सन है जो जैसे फॉर फ्रीलांसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, बिजनेस पर्सन, ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपने घर से बाहर होते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आप 365 डेज में से 180 डेज 200 डेज यू आर नॉट एट होम, देन आई थिंक रेंटेड स्पेस इज ऑल्सो गुड फॉर यू, बिकॉज यू आर कीपिंग, यू आर कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग, तो आपके लिए तो रेंटेड स्पेस भी सही है ना, वाई नॉट। ओके, so I believe it's a personal decision, but with that you also have to see कि सिर्फ इमोशनली हमें नहीं देखना है, हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखनी है कि क्या हम फाइनेंशियली स्टेबल है घर खरीदने के लिए। इफ़ नॉट, व्हाट इज़ द इनकम, व्हाट इज़ द EMI। जब आप ये सारा चीज़ें कैलकुलेट करते हो यू आर गुड टू गो। आई थिंक हाउस तो फिर भी थोड़ा सा हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट के क्लोज है। एक सेकंड जो यूथ के पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं, एक्सपेंडिचर ऑप्शन है, वो है आजकल बड़ा क्रेज़ है फ़ॉरेन में घूमने जाने का, एक अच्छी कार खरीदने का, चाहे पॉकेट अलाउ करे या ना करे। तो जैसे आपने परसेंटेज बताया सैलरी का, कितना परसेंट तक लोगों को खर्च करना चाहिए मे बी फ़ॉरेन ट्रिप्स लेने में या फिर एक कार की EMI देने में, कितना तक मैक्सिमम सैलरी का परसेंटेज होना चाहिए? ओके, एक रूल, बहुत जनरल रूल है जो सबको पता है, 50-30-20। ओके, जहाँ पे आप 50% आपके वांट्स के लिए, 30% नीड्स के लिए एंड 20% आप इन्वेस्ट करते हो। मैं इसको फर्दर डाइवर्सिफाई करती हूँ कि आप 50% अपने वांट्स के लिए रखें, 20% अपने नीड्स के लिए रखें, 20% इन्वेस्टमेंट के लिए रखें एंड 10% आप अपने फेस्टिवल्स या ट्रिप्स या गिफ्ट्स के लिए रखें। सो आपका ओवर जितना भी इनकम है उसका 10% आप अलोकेट कर सकते हो ये सारे चीज़ के लिए। ओके, एंड अ प्रॉपर प्लानिंग, सी इन्वेस्टमेंट डजंट मीन कि लॉन्ग टर्म गोल ही होते हैं। अगर मान लो 2 साल बाद मेरा कोई प्लान है कि ओके आई वांट टू गो गोवा और मे बी आई वांट टू ट्रैवल विद इन इंडिया,
सो मे बी आई कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली, आई कैन इन्वेस्ट इन इट. सो जब हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर फॉर पर्टिकुलरली फॉर ऑल दिस, कि अगर मान लो 2 साल में ट्रिप करना है, 2 साल में कुछ खरीदना है, सो ऑल दिस मनी यू कैन यूज. सो इन्वेस्टमेंट इज नॉट जस्ट कि वेल्थ क्रिएशन करना है, बट आपके शॉर्ट टर्म जैसे आपने बोला फॉरेन ट्रिप हो गया, या जो भी शॉर्ट टर्म गोल्स है उसके लिए आप मीट कर सकते हो उसको. तो अगर हम मेन मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाएं, जो आई थिंक इंडिया इज़ पॉइज्ड टू ग्रो वेरी मच इन दैट सेगमेंट, इक्विटीज़, राइट, जिसको हम स्टॉक्स भी बोलते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ इक्विटीज़. तो पहले तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा बताएं कि स्टॉक्स हैं क्या, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल अनअवेयर हैं, म्यूचुअल फंड हैं क्या, और एक आई थिंक अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं. लोगों को समझ नहीं आता है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है और इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड, मल्टीपल सेक्टर रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स. तो आप थोड़ा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे. ओके. सी स्टॉक्स मतलब क्या, कि आप डायरेक्टली कंपनी को पैसा दे रहे हो. फॉर एग्जांपल अगर आपने एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स खरीदे, दैट मीन्स आपने एचडीएफसी बैंक जो बैंक है उसको पैसा दिया है ताकि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज कर सके. ओके. ये होता है आईपीओ के वक्त. ओके. जब सेकेंडरी मार्केट में आता है तो आप इसको बाइंग सेलिंग करते हो प्रॉफिट बुकिंग के लिए. ओके. तो मान लो एक बायर है, उसने 1,000 रुपये में खरीदा, अब उसका प्राइस 1,200 रुपये हो गया, वो सेल करेगा. आपको लगता है 1,200 पे मैं खरीद लूँ, क्योंकि अब ये आगे जाएगा, तो आप 1,200 पे खरीद लेते हो. सो दे आर मेकिंग मनी इन सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट से पैसा जाता है कंपनी को. सो एट द एंड वी आर पुटिंग आवर मनी इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. सो जब भी हम कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि वो कंपनी क्या करती है. अगर मुझे पता ही नहीं है वो पर्टिकुलर कंपनी क्या करती है, देन इफ आई एम पुटिंग माई मनी, दैट मीन्स कि इट कैन बी गोइंग अप और डाउन. बट अगर मुझे पता है कि नहीं, ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, काफ़ी सालों से मार्केट में है, जैसे रिलायंस हो गया, काफ़ी सालों से मार्केट में है. येस, obviously there are 1% chances of bankruptcy and bad debts and all, but do you think as a person कि रिलायंस कभी फेल होगा? 1% चांस yes, but 99% do you think it will fail? No. No. Okay. सेम वे जो बड़ी बड़ी कंपनी, बट इफ आई टेल यू कि ओके ये कोई प्लांट XYZ करके कंपनी है, दे आर इन मार्केट सिंस 2 years, would you put your money? No, very risky. Very risky because you don't know about that particular company. Okay. So then we have to make sure कि हम जब भी कोई पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं अपने डे टू डे मैनेजमेंट के लिए या बिजनेस के लिए. सो आई शुड बी अवेयर कि वो कंपनी क्या काम कर रही है. ओके. नाउ कमिंग टू म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड इज बिकॉज सी क्या होता है ना, जब स्टॉक्स की बात करें, स्टॉक्स की प्राइस रेंज बहुत अलग होती है. कुछ 10 रुपये पे मिलते हैं, कुछ 1,000 रुपये पे मिलते हैं, कुछ 10,000 पे, एंड MRF जैसे आउट ऑफ बजट 1 लाख प्लस. ओके. व्हेन वी से स्टॉक्स, तो हमें डायरेक्टली कंपनी का शेयर बाय करते हैं. ओके. म्यूचुअल फंड के थ्रू आप छोटे अमाउंट से, अब मान लो कि किसी के पास 3,000 रुपये नहीं है रिलायंस शेयर बाय करने के लिए, सो व्हाट ही कैन डू, ही कैन इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड एक म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, वो पर्टिकुलरली बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं. सो एक म्यूचुअल फंड, फॉर एग्जांपल अगर आपने लार्ज कैप पकड़ा है, यानी कि वो लार्ज कंपनीज में, इंडिया की जो टॉप 50-100 कंपनीज रहेगी, उसमें से जो टॉप कंपनीज है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, वो कंपनीज में वो इन्वेस्ट करेंगे. ओके. सो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप मल्टीपल कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट करते हो एट अ वेरी स्मॉल प्राइस. ओके. एंड यहाँ पे आपको यूनिट्स मिलते हैं. यहाँ पे जब शेयर्स बाय करते हैं, हमें कंपनी का 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर ऐसा मिलता है. जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो यूनिट्स मिलते हैं, यानी कि मल्टीपल कंपनीज, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, सूजलॉन, येस बैंक, जो भी है बड़े बड़े छोटे मोटे कंपनीज हैं, उसके हमें बहुत सारे यूनिट्स मिलते हैं. ओके. एंड हम क्योंकि पूरा शेयर पूरा प्राइस तो हम पे नहीं करें, तो वो यूनिट में मिलता है हमें. सो दिस इज बेसिक डिफरेंस ऑफ स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड. एंड आई थिंक जब हम इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं ना, इट टोटली डिपेंड्स. सी फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर हो, ओके, तो आप एक पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट कर पाओगे. ठीक है. वही जगह अगर आपका भाई है जो डॉक्टर नहीं है और घर पे कोई बीमार हो गया, ऑब्वियसली ही कैन गिव क्रोसिन, डोलो, एनीथिंग टू क्योर दैट पर्टिकुलर थिंग.
बट अगर मान लो कि एकदम सीवियर फीवर हो रहा है कि वो ट्रीट ही नहीं हो रहा है 2-3 दिन में भी, तो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू कॉन्टैक्ट यू, राइट? सेम वे जब आपको इन्वेस्ट करना है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स पता है, ठीक है, आप करो। बट अगर आपको नहीं पता है, तो टेक अ म्यूचुअल फंड का रोड, बिकॉज़ यहाँ पे एक फंड मैनेजर ऑलरेडी है, जो आपके पैसे को मैनेज करता है। दे आर डूइंग द रिसर्च वर्क, they are outperforming the market. You know, 99.6% mutual fund in last 10 years has given positive returns. Okay, and 66% has given outperforming returns. यानी जो मान लो निफ्टी 50 है, तो अगर HDFC निफ्टी 50 है, तो उसने बेटर परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू निफ्टी 50. सो इन कंपैरिजन आई एम टेलिंग यू, सो अगर पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड? अगर आपको ये स्टॉक्स की प्रॉपर नॉलेज है, आप फाइनेंस बैकग्राउंड से आपको नॉलेज है सारी, देन यू गो एंड इन्वेस्ट डायरेक्टली. बट आपको नॉलेज नहीं है, आप टिप्स एंड ट्रिक्स के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको किसी ने कॉल किया, ये शेयर ले लो और आपने ले लिया, दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे. उससे बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करो, expect 15-18% annual returns, and that is good to go. और म्यूचुअल फंड में जैसे आपने बोला इन्वेस्ट करना थोड़ा कंपैरेटिवली सेफर है Safer उस इंसान के लिए जिसको उतनी नॉलेज नहीं है, है। right? तो क्या क्या फैक्टर होते हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए देखने चाहिए एनालाइज करने के लिए? Okay. Firstly, your risk appetite matters a lot. अगर मान लो कि मैं एक कंजर्वेटिव और रिस्क टेकर हूँ, एंड अगर मैंने एकदम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया, मिड कैप में इन्वेस्ट कर दिया, तो दैट वोंट मीट माय एक्चुअल थिंग्स. ओके, सो आई बिलीव कि सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड में मैटर करता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए मैटर करता है, दैट इज़ नोइंग योर रिस्क एपेटाइट. अगर मैं ज़्यादा रिस्क ले सकती हूँ, तो मैं उस हिसाब से इन्वेस्ट करूँगी. अगर मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती हूँ, तो फिर आई हैव टू गो विथ मॉडरेट रिस्क और कंजर्वेटिव रिस्क. ओके, सो जब हम जैसे स्मॉल कैप की बात करते हैं, मिड कैप की बात करें, ये सारे एक्सट्रीम हाई रिस्क पे आ जाते हैं. ओके, बिकॉज़ ये बहुत छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं, पता नहीं है कल तो चलेगी कि नहीं चलेगी. लार्ज कैप मतलब क्या? लार्ज कैप या ब्लू चिप यानी कि आपके जो रिलायंस हो गया, एचडीएफसी, टीसीएस, टाटा, काफ़ी साल से मार्केट में है, उनका नाम है, लैक्स एंड करोड्स का मार्केट कैप है. सो ऑब्वियस बात है कि वो उस लेवल पे है. सो हम एक स्टेबल इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो आई बिलीव फर्स्ट थिंग इज नोइंग योर रिस्क एपेटाइट. सेकेंड इज आपका गोल्स आपको क्लियर होने चाहिए. सी आई बिलीव कि एवरीवन, कोई भी इंसान हो, उनके 3 टाइप के गोल रहते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म, एक लॉन्ग टर्म. अब शॉर्ट टर्म में भी अ पर्सन जो 40 इयर्स का है, शॉर्ट टर्म उसका हो सकता है कि चिल्ड्रंस एजुकेशन की, अब वो प्री प्राइमरी से प्राइमरी में जाएगा, मुझे इतनी फ़ीस देनी है. उसका हो सकता है मुझे एक गाड़ी लेनी है. मिड टर्म हो सकता है एक घर खरीदना है, ये अगेन चिल्ड्रंस एजुकेशन, बिकॉज़ 15 इयर्स डाउन द लाइन वो कॉलेज में होगा या होगी. एंड लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली रिटायरमेंट एंड एवरीथिंग. वही जगह अगर 20 इयर्स का पर्सन है, तो शॉर्ट टर्म उसके लिए होगा नेक्स्ट 2 इयर्स में मुझे गोवा जाना है, ट्रिप करनी है. मिड टर्म हो सकता है बाइक लेनी है, कार लेनी है. लॉन्ग टर्म हो सकता है चिल्ड्रंस एजुकेशन या मैरिज इटसेल्फ कैन बी अ लॉन्ग टर्म, अगर कोई 20 ईयर का बंदा है. सो आई थिंक एवरीवन इन देयर लाइफ हैव 3 डिफरेंट गोल्स, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म. अब अगर आपके गोल शॉर्ट टर्म है और अगर आपने इक्विटी में पैसा डाल दिया, तो डूबना ही है, क्योंकि आप चाहते हो कि 1-2 साल में पैसे बने, और आपने एक्सट्रीम रिस्की, एक्सट्रीम वॉलेटाइल मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए. सो अगर शॉर्ट टर्म गोल्स है, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करो, डेट फंड हो गया, हाइब्रिड हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर हो गया. अगर आपके लॉन्ग टर्म है, मिड टू लॉन्ग टर्म, इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर रखो. आई एम नॉट सेइंग कि डाइवर्सिफाई मत करो, आई एम सेइंग डाइवर्सिफाई करो, बट मेजर पोर्शन इक्विटी में रखो अगर लॉन्ग टर्म है, बहुत कम पोर्शन इक्विटी में रखो अगर शॉर्ट टर्म गोल्स है. सो दैट इज़ द थिंग. आई थिंक बाइफरकेट करना, फर्स्ट इज़ योर गोल एंड सेकंड इज़ योर रिस्क एपेटाइट, व्हिच मैटर्स अ लॉट. म्यूचुअल फंड में हम एक और भी चीज़ देखते हैं, एक्सपेंस रेशो, जो कि एक काफ़ी आई थिंक उसकी परफॉर्मेंस को डिक्टेट करता है. आप थोड़ा एक्सपेंस रेशो के बारे में बताएंगे? ओके, सी यूजुअली जो इंडेक्स फंड होते हैं आपके, निफ्टी 50, सेंसेक्स निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये सारे के एक्सपेंस रेशियो कम रहते हैं. क्यों? क्योंकि ये पैसिव म्यूचुअल फंड है. अब पैसिव म्यूचुअल फंड मतलब क्या? ऑलरेडी एक इंडेक्स है निफ्टी 50.
आप डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, एफ कर सकते हैं, बट अगर मुझे मान लो कि मुझे इन्वेस्ट करना है टॉप 50 कंपनीज में, तो उसमें लैक्स ऑफ रुपीज़ लग जाएंगे। तो देर इज़ नो डायरेक्ट वे टू इन्वेस्ट इन निफ्टी 50। सो व्हाट फंड मैनेजर्स डू, ये इनका बास्केट बना देते निफ्टी 50 का। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने बनाया, तो इसे इट वुड बी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 फंड। ओके, अब इसमें आप 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बिकॉज फंड मैनेजर का कोई मेजर रोल नहीं है, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और अलोकेशन भी सेम है, प्रपोर्शन भी सेम है, तो देन जो आपका म्यूचुअल फंड है उसका जो एक्सपेंस रेशियो, द कमीशन यू पे टू फंड मैनेजर, वो कम रहेगा। ओके, एज कंपेयर टू फंड्स लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, जहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये एक्टिव फंड है। अब एक्टिव फंड का क्या मतलब है, वो अपने रिसर्च वर्क, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी का एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे वो फंड में अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। ओके, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करे, वो अपने पूरा रूल्स रेगुलेशन सारे एनालिसिस करने के बाद वो अपने फंड्स के लिए स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। तो जब ये रिस्क ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें हायर फीस पे करनी होगी फंड मैनेजर को। सो दैट इज़ द थिंग। और अगर जैसे हम अब डायरेक्ट स्टॉक्स की बात करें, आई थिंक म्यूचुअल फंड जैसे आपने बताया एक सेफ़र तरीका है उस इंसान के लिए जिसको उतनी नॉलेज नहीं है। नहीं है। बट अगर कोई डायरेक्ट स्टॉक्स में जाना चाह रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग इंडिया को अगर देखें तो कौन-कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो? ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन फॉर हुँ। स्टॉक्स, बट एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से कौन से सेक्टर्स हैं या फिर किस तरह से स्टॉक्स को एनालाइज़ किया जाए तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर समझ सके कि लेट्स से फाइनेंशियल एनालिसिस देख कर रहे हैं या रेशो देख रहे हैं हम, तो क्या वो बेसिक स्टेप्स वो फॉलो कर सकता है टू अंडरस्टैंड कौन सा स्टॉक्स थोड़ा बढ़ने के, आउट परफॉर्म करने में की पॉसिबिलिटी है? Okay, I believe two of the sectors are good to go for next 5 years. One is green energy sector. अगर आप देखोगे हर जगह पे ईवी गाड़ी आ गई है, मल्टीपल सोलार विंड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट काफ़ी पुश दे रही है, इंसेंटिव्स दे रही है सोलार रूफटॉप वगैरह के लिए। सो ग्रीन एनर्जी इज़ वन ऑफ द सेक्टर which I believe would go good in next 5 years. Second is AI. एआई मतलब आईटी सेगमेंट, टेक्नोलॉजी। व्हाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी इतना फास्ट रैपिडली बिल्ड हो रहा है। अगर आप देखोगे 5 साल पहले में भी सब लोग कीपैड यूज़ करते थे, आज वही स्मार्टफोन पे। 5 साल पहले कोई किसी को चैट जीपीटी, जेमिनी और अपना ये सब नहीं पता था, एआई टूल्स, आज सब लोग वही यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो आई बिलीव आईटी जिस स्पेस से ग्रो कर रहा है, पेस से ग्रो कर रहा है, it would be next thing, big thing. Okay, and if you see काफ़ी सारे यूज़ केस है आईटी के भी, नॉट जस्ट फॉर योर डेली लाइफ, बट ग्लोबल लेवल पे भी आईटी इज गोइंग टॉप। सो आई थिंक ग्रीन एनर्जी एंड आईटी सेगमेंट इज टू ऑफ द सेक्टर्स आई बिलीव। तो मतलब इसको कंटिन्यू करते हुए अगर जैसे कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तब भी काफ़ी देखा गया है कि लोग कहीं न कहीं फ़ॉल्ट पे आ जाते हैं, कुछ लॉस में आ जाते हैं, क्विक मनी मेकिंग की कोशिश करते हैं और सफ़र करते हैं। तो उस चीज़ पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? I think why people fail is because of patience and I mean lack of patience, क्योंकि लोगों को चाहिए कि यार 21 दिन में पैसा डबल, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। जब लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं ना, यही सोच के करते हैं यार 2 महीने में कुछ ना कुछ पैसा बना लूँगा। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं कौन से ऐसे सेक्टर या कौन से ऐसा इन्वेस्टमेंट करूँ जो अगले 5 साल में मुझे अच्छे रिटर्न्स दे। जब आप ये माइंडसेट चेंज करोगे ना कि यार पैसा बना के देगा वर्सेस ग्रोथ पे फोकस करना, तब वो एक रियल आपका पोर्टफोलियो बनेगा। प्लस इफ़ यू सी, वॉरेन बफे जी ने भी कहा है कि स्टॉक मार्केट उन लोगों से पैसा खींच लेगा और उन लोगों को देगा, इम्पेशेंट से पैसा खींच लेगा और पेशेंट लोगों को देगा। सो स्टॉक मार्केट इज़ ऑल द गेम अबाउट पेशेंस, कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने इन्वेस्ट कर दिया, फटाक से प्रॉफिट बन गया, निकल जाए। नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू गो। यहाँ पे यूजुअली शॉर्ट टर्म में लोग लॉसेस करते हैं। एंड टू ऑफ द मेजर फैक्टर्स आर, फर्स्ट, क्योंकि न्यूज़ के बेसिस पे वो इन्वेस्ट करते हैं, एकदम हाइप स्टॉक्स रहते हैं, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं।
ओके, न्यूज़ में देख लिया, फ्रेंड ने बोल दिया, ऐसा वैसा। सेकंड, जो मार्केट में स्कीम्स चलती है ना कि आप ये ले लो, पक्का ऊपर ही जाएगा, ये वाले भी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। एंड जो लोग एक्चुअली पेड सब्सक्रिप्शन लेके, टेलीग्राम के पेड सब्सक्रिप्शन लेके वो सोचते कि नहीं पैसा डबल हो जाएगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, सो आई बिलीव कि 2 मिस्टेक्स लोगों को नहीं करनी चाहिए। एक तो न्यूज़ के बेसिस पे इन्वेस्ट मत करो। सेकंड, कोई भी रैंडम सब्सक्रिप्शंस मत लो जहाँ पे आपको ये क्या बोलते हैं, प्रॉब्लमैटिक हो सके, क्योंकि लॉन्ग यूजुअली क्या होता है ना, एक स्कीम होता है उन लोग का कि मान लो उनके पास 1000 ऑडियंस है या 1000 क्लाइंट्स है। 500 को वो बोलेंगे बाय कर लो, 500 को बोलेंगे सेल कर लो। ओके, अब दोनों में से एक चीज़ तो चलेगी, या तो स्टॉक ऊपर जाएगा तो बायर्स खुश, अगर नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली नीचे आएगा तो बायर्स खुश एंड ऊपर जाएगा तो सेलर्स खुश। अब मान लो स्टॉक नीचे आया, बायर्स ने बाय कर लिया, तो ऑब्वियसली ये 500 लोग तो उनसे पहले ही हट जाएंगे। अब बचे 500, अगेन वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड इस हिसाब से वो अपनी पेड सब्सक्रिप्शन चलाते कि पहले 500 तो यहाँ पे ही मिल गई ऑडियंस, उसमें से वापस मिलेगी, ऐसा करके। सो आई बिलीव ये सारी स्कीम्स है ना, उससे स्कैम्स जो है, इससे अलर्ट रहो कि ये एक्चुअल में वर्क नहीं करता है। कोई क्यों मुझे बोलेगा कि ये बाय करो, किस बेसिस पे बोलेगा? यस, जो एक्चुअली रजिस्टर्ड वेबसाइट्स रहती है जहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर सारा दे रहे हैं, दैट इज़ गुड टू गो। बट जो ट्रेडिंग करवा रहे हैं, जो बोलते हैं कि ये निफ्टी का कॉल चल जाएगा, ये चल जाएगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन लॉन्ग रन। आई हैव सीन, मेरे क्लाइंट थे, दे आर इन यूएस, दे आर कपल एंड दे आर अर्निंग अराउंड 35-40 LPA इन अ ईयर। एंड उन्होंने फर्स्ट मंथ, दे आर नॉट फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, दे आर फ्रॉम IT बैकग्राउंड, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। एंड उन्होंने फर्स्ट मंथ में ही, उनको कुछ पता नहीं था, उनको लगा इन्वेस्टिंग ही ट्रेडिंग है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया पैसा मार्केट में लगाना एंड किसी का सब्सक्रिप्शन लिया, दे सेड ये कॉल बाय कर लो, ये पुट बाय कर लो, एंड एक मंथ में दे हैव लॉस्ट 16 लाख रुपीज। ओ नाउ व्हेन आई हैड वन ऑन वन कॉल विद देम, दे वर लाइक, मैडम अब हमें बताओ कि हम इससे बाहर कैसे आ सके। सी देर इज़ नो वे, जो आपने लूज़ किया उसको वापस, बिकॉज इवन इफ यू कैलकुलेट 20% अगर आपको ईयरली मिलता है, दैट मीन्स नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में आपके पैसे डबल होंगे। तो अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए तो 10 लाख बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स चाहिए मार्केट में, दैट टू विथ एक्सट्रीम हाई रिस्क प्रोफाइल्स। ओके, अगर कंजर्वेटिव हो तो 10-12% ही मिलेगा। सो कम से कम आपने जो 10-15 लाख रुपया घुमाया है, उसको बनाने के लिए आपको नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स मिनिमम लग जाएंगे। सो देन फिर वो ना, एंड आई बिलीव जब हम मार्केट में पैसे लूज करते हैं ना, सबसे पहले पैसा नहीं जाता है, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। और जब कॉन्फिडेंस टूटता है ना, सिर्फ पैसा तो बन जाएगा, आप किधर से भी मेहनत करोगे, डबल वर्क करोगे, पैसिव इनकम कमाओगे, पैसा बन जाएगा, बट कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है लोगों का। So before you go into trading, or before you go even into investing, where you are investing on the basis only of hype and all, make sure कि आप उतना ही रिस्क लो जितना आपको पता है कि ज़ीरो भी हो तो मेरे को हार्ट अटैक नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज़ एक्सट्रीम रिस्की। आपने एक फैक्टर जो बोला जो लोगों की साइकोलॉजी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन्वेस्टिंग के टाइम, वो पेशेंस है। ऐसे कुछ और भी साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं लोगों के दिमाग में जो उनको नुकसान की तरफ पुश करता है? पेशेंस इज़ वन ऑफ द थिंग एंड आई कैन रिलेट दिस। लाइक स्टॉक मार्केट ना एक्चुअली क्रिकेट के जैसे होता है, यू नीड धोनी के जैसे कामनेस, और अगर बाई चांस भी विराट के जैसा एग्रेशन आ गया ना, तो इट विल टेक यू सालों का साल टू क्रिएट दैट सेंचुरी। सो आई बिलीव कि स्टॉक मार्केट इज ऑल द गेम अबाउट पेशेंस एंड डिसिप्लिन, पेशेंट, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। पेशेंस रखो, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करो एंड डिसिप्लिन रहो। ऐसा नहीं है कि मैंने इस बार इस मंथ कर दिया, इन्वेस्ट, नेक्स्ट 2 महीने मेरे गायब है पैसे। तो दैट देयर इज़ वन थिंग आई ऑलवेज टेल टू ऑल माय क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स कि मेक श्योर अगर आप सैलरीड पर्सन हो, मेक श्योर अगर मान लो आपकी 10th ऑफ एवरी मंथ सैलरी क्रेडिट होती है, 11th या 12th को आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करो, ऑटो डेबिट कर दो। ओके, वाई? बिकॉज वंस आपका वो पैसा चला गया ना, आप फिर यूज़ करो ना,
कौन ना बोल रहा है? आई एम नेवर अगेंस्ट यूजिंग मनी और स्पेंडिंग। आई एम अ ह्यूज स्पेंडर आई माई सेल्फ, बट आई मेक श्योर, जैसे आई एम इनटू बिजनेस तो मल्टीपल डेट्स पे पैसा आता है, बट आई मेक श्योर कि मेरी इन्वेस्टमेंट पहले प्रायोरिटाइज हो जाती। वंस माई इन्वेस्टमेंट्स आर डन, उसके बाद जो भी पैसा आई विल यूज दैट फॉर ट्रैवल और एक्सपेंसेस और वॉट एवर इट इज। सो आई बिलीव कि प्रायोरिटाइज योर इन्वेस्टमेंट। एक बार वो हो गया ना तो आप खुद ही अपने आप डिसिप्लिन हो जाओगे। यस। आई थिंक ऑन अ सिमिलर नोट, एक क्रेडिट कार्ड का यूसेज भी बहुत बढ़ रहा है। आपने बोला कि पहले इन्वेस्ट विद इन फ्यू डेज ऑफ गेटिंग योर सैलरी। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में आपका क्या व्यू है? साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो पीपल डोंट थिंक टू मच क्रेडिट कार्ड से पे करने से पहले। तो क्रेडिट कार्ड का यूसेज ठीक है, सेंसिबली यूज़ होना चाहिए या यूज़ नहीं करना चाहिए? सी, हर चीज़ के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ओके, इफ़ यू आर नॉट बीइंग माइंडफुल तो आपके सी, अगर आपको 1 रुपया मैनेज करने नहीं आता ना तो आप लाखों रुपए भी मैनेज नहीं कर सकते। अगर आपको 1 रुपीज़ मैनेज करने आते हैं तो आप करोड़ रुपीज़ भी मैनेज कर सकते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, यूजुअली क्या होता है ना कि जब हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, लोग उसको समझते हैं फ्री मनी। हमें ये लगता है छोड़ो ना, मेरे अकाउंट से थोड़े ना पैसे जा रहे हैं, बट आप ये भूल जाते हो कि नेक्स्ट मंथ तो आपके अकाउंट से ही पे करना है। एंड व्हाट हैपेंस, बिकॉज क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपकी सैलरी से ज़्यादा होती है। अगर आप मान लो 50,000 कमा रहे हो तो आपकी क्रेडिट लिमिट होती है 70, 80, 90,000 की। नाउ यू टेल मी, अगर आप पूरा यूटिलाइज कर देते हो, वुड यू बी एबल टू पे नेक्स्ट मंथ इफ योर सैलरी इज 40,000? नॉट एट ऑल। सो मेक श्योर कि फर्स्टली ना आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट भले कंपनी 10 टाइम्स भी दे दे, आप मेक श्योर करो कि आपकी सैलरी के अंदर हो। तो सबसे पहले आपने उधर ही कट ऑफ कर दिया कि मेरे सैलरी से तो ज़्यादा मैं क्रेडिट नहीं यूज़ करूँगा। सेकेंड इज़ ऑब्वियसली योर क्रेडिट यूटिलाइजेशन। मान लो 1 लाख रुपए की मेरा क्रेडिट लिमिट है, तो उसमें से मैं 30 to 35% मैक्सिमम यूज़ करूँगी। दैट मीन्स 35,000। उससे ज़्यादा आई शुड नॉट बी यूटिलाइजिंग। ओके, सो वन थिंग फर्स्ट इज ऑब्वियसली मैच इट और कीप इट बिलो योर सैलरी। सेकेंड इज हैव क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर लिमिट 1 लाख रुपए है तो 30 to 35%, जो भी लिमिट है उसका 35% मैक्सिमम इज वॉट यू यूटिलाइज फ्रॉम योर क्रेडिट का। एंड नेवर थिंक इट एज अ फ्री मनी, बिकॉज इट इज़ नॉट अ फ्री मनी। इस पे अगर आपको पता हो कि अगर आप फ्रेंड से उधार लेते हो, नहीं भी दिया तो वो सिर्फ गाली देगा, बट अगर आप क्रेडिट कंपनी से क्रेडिट लेते हो, उधार लेते हो, वो गाली नहीं देंगे, वो आपको 4 to 5% मंथली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, विच इज़ ईयरली अराउंड 40 to 50% का, विच इज़ वेरी ह्यूज। यानी अगर आपने 1 लाख रुपया लिया है क्रेडिट लिमिट, अगर 1 लाख रुपया यूज़ किया है, उधारी लिया है, और अगर आप टाइमली रीपे नहीं करते हो तो साल भर का 50 to 60,000 या 40 to 60,000 आपको उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो ऑलमोस्ट द डबल योर दिस। सो आई बिलीव कि यूजिंग इट वाइजली इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, काफ़ी सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, काफ़ी कुछ है क्रेडिट कार्ड के लिए। रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, आपको फ्लाइट टिकट्स मिल जाती है, काफ़ी जगह पे कैशबैक्स मिलते हैं। सो क्रेडिट कार्ड इज़ गुड इफ़ यू आर माइंडफुल यूज़र। अगर आप इम्पल्सिव बायर हो या अगर आपके ऑलरेडी फाइनेंशियल्स की लगी पड़ी है, तो आई वुड से डोंट यूज़ क्रेडिट कार्ड, बिकॉज देन इट विल ओनली ऐड टू योर डेट बर्डन एंड नॉट हेल्प यू टू वाइजली मैनेज इट। एक होम बायर्स के लिए जो बर्निंग क्वेश्चन रहता है वो ये है, कहीं से उनका लेट्स से बोनस आया, तो वो उस बोनस को क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें क्योंकि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रोइंग इट इज़ मोर, या फिर वो पहले अपना लोन क्लियर करें? तो वो एक डायलेमा रहता है हमेशा। ओके, सो होम लोन अगर 12-13% के इंटरेस्ट पे लिया है, देन इट इज़ वाइज डिसीजन टू पहले रीपे करो एंड उसको फटाक से ख़त्म करो। अगर 8 to 10% के आसपास लिए तो आई वुड सजेस्ट कि म्यूचुअल फंड में तो आपको बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो उधर आप रखो एंड फिर जैसे जैसे म्यूचुअल फंड से पैसा बनता है आप रीपे के लिए यूज़ करो। सो ऑलवेज अ टू सिनेरियो। अगर आपके हायर साइड पे लोन का इंटरेस्ट है तो फर्स्ट रीपे दैट। ओके, अगर आपका लोअर साइड पे है एंड आपके म्यूचुअल फंड आपको बेटर रिटर्न्स दे रहे, तो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड उससे जो रिटर्न्स बनेगा वो यहाँ पे यूज़ कर लो।
अगर मैम ये देखा जाए कि 100% किसी की सैलरी का अगर ब्रेकअप देखें, तो परसेंटेज वाइज उसको कैसे यूज़ करना चाहिए अपनी सैलरी को, लेट्स से कितने परसेंट उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा आपने बताया उसके बारे में, बट कुछ एक्सपेंसेस उसको मेडिकल के लिए मे बी सेव करने चाहिए कुछ ही, तो आप थोड़ा ब्रेकअप बताएंगे सैलरी का। ओके, व्हेन आई से अबाउट सैलरी, मान लो कि कोई पर्सन 50,000 अर्न कर रहा है, ओके। फर्स्टली ऑब्वियसली घर के इसमें यूज़ हो जाता है, तो अराउंड से 50% भी आप यूज़ कर रहे हो, 25,000 कीप असाइड, ओके। बाकी 1 लाख का प्रायोरिटाइज, एग्जाम्पल, 1 लाख का एग्जाम्पल देते हैं, हाँ, सपोज कोई ओके, 1 लाख, तो फिर ओके, वो ईजी हो जाएगा समझना। यस, 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 ओके। सो सी फॉर एग्जांपल कोई 1 लाख रुपीज़ अर्न कर रहा है, आपका 50,000 रुपीज़ चलो मान लो एक्सपेंसेस, रेंट, ग्रोसरी बिल, ये सब हो गया, यूटिलिटीज़ वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ 50,000 ना, इसमें से पहले जाके हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास खुद का प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस हो, एंड टर्म इंश्योरेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो हेल्थ एंड टर्म के लिए आप मान लो साल भर में, बिकॉज दैट इज़ अ ईयरली पेमेंट, ऑब्वियसली मंथली में आप डिवाइड कर सकते हो कि मान लो मंथली आप से ईयरली का जो भी अमाउंट है मंथली को उससे अगर डिवाइड कर देते, तो मान लो आप अगर 4,000 या 5,000 टू बी प्रिसाइज 5,000 रुपीज़ पे कर रहे हो, तो 55 हो गया। बचा हुआ 45 में से आई वुड से 10,000 15,000 खुद के लिए भी रखो। ऑब्वियसली योर लग्जरी थिंग्स, गिफ्ट लेनी है, किसी को गिफ्ट देनी है, वॉच बाय करनी है, कुछ भी जो भी है आपके ट्रिप्स वगैरह, तो उसके लिए रखो। बाकी का आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट करो। सो एटलीस्ट 20% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ओके। सो एटलीस्ट 20,000 यू शुड बी इन्वेस्टिंग, दिस इज अ मिनिमम क्राइटेरिया कि 20% तो इन्वेस्ट करो। आई हैव फ्यू इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स जो 1 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, और 1 लाख से ज़्यादा, स्टिल दे आर एंड दे आर एबल टू मैनेज अराउंड 70 to 80% इन्वेस्टिंग। वो बोलते हैं हम लोग खर्चे बिल्कुल करते ही नहीं, एकदम कम करते हैं। मे बी बिकॉज ऑब्वियसली दे आर लिविंग विद देयर पेरेंट्स, और मे बी दे आर नॉट मैरिड, या सिंगल है, या जो भी है। सो ऑब्वियसली उनके खर्चे कम है, बट इवन एक्सपेंसेस भी है तो माइंडफुल एक्सपेंसेस करो। सी आई बिलीव इवन इफ यू आर मिंगल and if your partner keeps on spending and you are supporting, that means कि you both are on wrong track. अगर एक पार्टनर एक्सट्रीम एक्सपेंसिव चीज़ें पे खाली फोकस करता है, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, सो इट्स द ड्यूटी ऑफ अनदर पार्टनर कि वो समझाए कि नहीं, हमें थोड़े इन्वेस्ट भी कर लेने चाहिए। सो प्रायोरिटाइजिंग योर इन्वेस्टमेंट विल हेल्प यू इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज वेल एज टू ग्रो योर रिलेशन ऑल्सो। आई थिंक ऑन अ क्लोजर नोट दैट वाज वेरी हेल्पफुल। अगर 2025 में कोई मैक्सिमम अपना पोटेंशियल अर्निंग पोटेंशियल रीच करना चाह रहा है, जो कि आई थिंक इंडिया का जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा अर्न करना चाह रहा है और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर करना चाह रहा है, तो आप उसके लिए क्या एडवाइस देंगे? आई बिलीव वी आर कीपिंग ऑन इवॉल्विंग, ओके। जैसे मे बी अपने पेरेंट्स के टाइम पे इट वाज जस्ट या तो जॉब कर या तो पापा के गले पे बैठ जा, ओके। सो ओनली टू ऑप्शन। नाउअडेज कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, मल्टीपल चैनल्स ओपन हो गए, एंड आगे आने के टाइम पे तो और कुछ हो जाएगा। पहले सिर्फ 10th पास वाज ओके, नाउ इवन डबल डिग्री इज नॉट ओके। So I believe we keep on evolving. So we have to learn multiple skills. ओके, एंड ऐसा नहीं है कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया या पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया तो उसके बाद मुझे बैठना है, नो। यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग योर सेल्फ इन योर इंडस्ट्री, ओके। सो आई थिंक वन ऑफ द वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इज योर सेल्फ इन्वेस्टमेंट। आप खुद पे खर्चा करो, खुद के लर्निंग्स पे खर्चा करो, इन्वेस्ट इन न्यू बुक्स, इन्वेस्ट इन यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड ऑल, इन्वेस्ट इन पेड थिंग्स इफ दे दैट इज़ हेल्पिंग यू, वेबिनार्स वगैरह जो होते हैं उसमें इन्वेस्ट करो ताकि आप न्यू लर्न कर सको कुछ। सो 2025 में मेक श्योर कि यू आर इन्वेस्टिंग फर्स्ट इन योर सेल्फ, देन यू इन्वेस्ट आउटसाइड। पहले खुद पे खर्चा करो, खुद की नॉलेज शार्प करो, खुद को अपग्रेड करो, स्किल्स अपग्रेड करो, एंड देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन मार्केट। थैंक्स अ लॉट ब्रह्मी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था, और आई थिंक आपने बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में बताया है लोगों को कि वो डिसीजन ले सकें अपने फाइनेंशियल डिसीजंस, और बहुत हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। Thank you so much for having me on this platform. Thank you थैंक so यू। much.